अपने दिमाग में भी खींच लो, ठीक है। आप 100% मान के चलो इसको, ये कितना है, ये पाई चार्ट है। 100% में से सीधा सीधा 50% किसका हो गया, इसका हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को समझ लेना है, करेंट को थोड़ा देख लेना है बढ़िया से। ज्यादा फोकस किस में करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे से पूछता है, लैंग्वेज सीसेट में है, जीएस में है, मेंस में, ठीक है, साइंस भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है। सबके मन में कुछ ना कुछ डाउट होगा। देखो 3 प्रकार के लोग हो यहाँ पर, एक ऐसे हो जो एकदम स्टार्ट किए हो, एक ऐसे हो जो कुछ समय से तैयारी कर रहे हो, और एक ऐसे हो जो मैच्योर लेवल पे हो। सबका अलग अलग डाउट होगा, कोई कुछ भी पूछ सकते हो। हम सब बैठे हैं, ओपन टू क्वेश्चंस हैं आपके लिए। 5 मिनट बाद मैं केवल 10 मिनट में आपको अपनी बात समझा दूंगा, उसके बाद आप लोग फ्री हो, ठीक है। कुछ भी प्रश्न है, आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहिए या नहीं, कैसे करना चाहिए, जो भी आपकी क्वेरी, प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके, या आपको डर लगता है, या आपको एंग्जाइटी होती है, या कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है, कुछ भी चीज़, आपके प्रश्न, ताकि ये सेमिनार थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाए। बहुत लंबे समय से एक तरफा सर लोग बता रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इतने समय सुनने के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि थक गए होगे। अगर नहीं थके हो तो, बहुत एनर्जेटिक हो तो कंटिन्यू करें। निकालूं तर्कस से तीर, आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आने चाहिए। मुझे लगता है मीनिंगफुल सेमिनार तभी होगा जब आपके जवाब हम दे पाए, है ना। तो मन में कुछ चीज ना रखें। सेमिनार का जो उद्देश्य है कि आप लोगों की जो शंकाएं हैं, है ना, वो हमेशा आशंका में न हो, है ना। सेमिनार का मतलब ही क्या होता है कि आपको एक मंच मिला है। देखो हम लोग आपके पास इसलिए सेलेक्टेड लोगों को लेके आते हैं ताकि आप अपनी जर्नी के दौरान जो डाउट हो रहा है वो उनसे पूछ पाओ। हालांकि तीनों सर लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवर किए हैं और लगभग बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मेरे को लगता है ना। तो कोई प्रश्न किसी का है क्या? मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग के पहले हम लोग को कैसे उसके तक अप्रोच करना है, सब्जेक्ट तक, और आंसर राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर उसको बहुत समराइज वे में बताऊं तो मेंस आंसर राइटिंग क्या है, क्रमबद्धता है, ठीक है। आपको नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा प्री पास करने के लिए भी, और आप सभी ईमानदार हो, सभी मेहनती हो, सभी पढ़ोगे, कोचिंग कर रहे हो, बुक्स फॉलो कर रहे हो, सभी पढ़ोगे। लेकिन उस ज्ञान को जो पढ़ चुके हो उसको कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रखना है, क्रमबद्ध तरीके से रखना है, यही मेंस आंसर राइटिंग है। और हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो बहुत सारी बातें आप लोग सुने हो अभी, और वो आपकी तैयारी में बहुत काम आएगा। हम लोग भी जब तैयारी करते थे उस समय हमको ऐसी बातें जब सुनने मिलती थी, तो जब आगे तैयारी करते हैं उस दौरान हमको इससे बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके पास कुछ लिमिटेड टाइम है। अभी सितंबर का महीना ख़त्म होने पे आया, आज अक्टूबर आ गया, ठीक है। कितने महीने बचे मेरे को बताओ ज़रा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस क्लोज करें, क्योंकि फरवरी में पेपर होगा और फरवरी 15 होगा, मतलब जनवरी को डेडलाइन मानते हैं। 4 महीने अपने पास प्रीलिम्स के लिए है ना। उसके बाद प्रीलिम्स से मेंस का सफ़र, फरवरी आधा हो गया, उसको छोड़ दो, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब अगर आधा फरवरी ले भी लिए तो टोटल कितना हुआ? 3 महीना। 4 महीना इधर, 3 महीना उधर। तो इस 7 महीने में हम लोग कैसे तैयारी करें, कैसे एक अप्रोच रखें कि हम लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और पहली बात तो ये, आधे से अधिक लोगों के मन में यही बात आ गई, जैसे मेंस तक पहुंचा तो सर रोको रोको रोको, नहीं जाना है सर, वो प्री तक रोक दो सर, वहीं तक जाना है, वो आगे जाने नहीं है, वो हम लोग का स्टॉपेज लास्ट है ना। ऐसा आता है, ऐसा भाव आया बहुत लोग के चेहरे में कि सर वो राजनांदगांव तक मत जाओ, रायपुर तक ही उतरना है हम लोग को। लेकिन जाना कहाँ तक है? डोंगरगढ़, बमलेश्वरी माता के दर्शन, है ना। तो भैया डोंगरगढ़ जाना है और रायपुर तक का एड्रेस पूछोगे तो कभी डोंगरगढ़ पहुंच पाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे। इनफैक्ट आप रायपुर भी शायद ना पहुंच पाओ, ठीक है। तो हमेशा अपने अप्रोच को, एक चीज़ याद रखना, हमेशा अपने अप्रोच को होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड रखना। कभी भी अपने अप्रोच को अलग अलग मत करना।
कि मैं आज ये पढ़ रहा हूँ, कल ये पढ़ूंगा, परसों ये पढ़ूंगा, क्योंकि आप अपने एग्जाम की प्रकृति को समझो। आपसे प्रीलिम्स में क्या टेस्ट कर रहे हैं वो? प्रीलिम्स है क्या? कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ फटाक से, प्रीलिम्स क्या है, उसका एक डेफिनेशन बताओ सिंपल भाषा में। पीछे बताओ कोई बढ़िया। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, स्केलिंग नेचर के एग्जाम, वेरी गुड। और सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं, और लॉजिकल एबिलिटी, ठीक है। और आप ही लोग बताओगे, मैं जोड़ूंगा लास्ट में। और एक आध जन बताओ, आ रहा है, लगभग पूरा हो रहा है। फिल्टर, स्केलिंग, एक ही बात है। और बताओ क्या करना चाह रहा है प्रीलिम्स में? ध्यान से समझो, प्रीलिम्स में क्या करना चाह रहा है? आपके ज्ञान के उपयोग करने की क्षमता को सीमित समय में टेस्ट कर रहा है। समझ गए मेरी बात को? इतने में खत्म है प्रीलिम्स का अप्रोच। पकड़ लिए, कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं रुकेगा। जवान मेरी सरस्वती मत आ जाए, क्योंकि मैं दे रहा हूँ ना, 6-7 बार से दे रहा हूँ, लगातार प्रीलिम्स निकल रहा है, लगातार। एक बार रुका था बस, पहली बार, उसी समय समझ में आ गया कि अप्रोच क्या होना चाहिए प्रीलिम्स निकालने की, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ज्ञान के उपयोग करने की क्षमता, और वो भी कैसे? सीमित समय में। अब आपको ज्ञान तो लेना ही है, जैसे आप लोग बोले सिलेबस को कंप्लीट करना, ज्ञान तो लेना ही है, बहुत जरूरी है ज्ञान लेना, लेकिन ज्ञान भी उपयोगी होना चाहिए। एम आई राइट? सही हूं मैं? ज्ञान क्या होना चाहिए? उपयोगी ज्ञान। तो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उपयोगी ज्ञान ही पढ़ना है, वही पढ़ना है जो हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। तो ज्ञान को उपयोग करना। अब उपयोगी ज्ञान पता चल गया, ये पढ़ना है, बस दैट्स इट। वही तो हमको कोचिंग में सीखने मिलता है, वही हमको बड़ों से सीखने मिलता है, और वही हमको सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर सिखाते हैं कि हमारे लिए उपयोगी ज्ञान क्या है। अब हमको पता चल गया हमारे लिए ये ज्ञान उपयोगी है। या हिस्ट्री में हमको पता चल गया 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास में बताया कि ये ऐसा इवेंट था जिसने भारत की हिस्ट्री को पलट के रख दिया। इसके बाद के सारे घटनाक्रम 1857 की क्रांति के कारण हुए। अब ये इंपॉर्टेंट है, पता चल गया। आपने 1857 की क्रांति पढ़ भी लिया, लेकिन इस ज्ञान का क्या करना है अपने को? ज्ञान का क्या करना है? उपयोग करना है। जब क्वेश्चन हॉल में बैठोगे तो हाथ कांपने लगेगा, आंख बंद हो जाएगी, नर्वसनेस आ जाएगी, और आप क्या करोगे? उस नाम को, जो नाम ए में है वो नाम बी में लगा के आ जाओगे। तो ज्ञान तो है, लेकिन उपयोग हुआ ज्ञान नहीं। तो दूसरा स्टेप क्या सीखना है? ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। और तीसरा क्या है? सीमित समय। सीमित समय आपके पास 2 घंटे का समय है, उसी 2 घंटे में आपको उस पेपर को कंप्लीट करना है। तो मैं अगर एक लाइन में बोलूं, मेजॉरिटी बच्चे प्रीलिम्स में क्यों फेल होते हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो लोग पढ़ते हैं मेहनत से, ईमानदारी से आप लोग पढ़ोगे ना, उसके बाद भी प्रीलिम्स में एक गलती हमेशा होगी, हमेशा होती है। क्या है वो गलती? कि आप लोग नॉलेज तो जरूर लेते हो, आप लोग याद तो बहुत करते हो, लेकिन उसका उपयोग करने की प्रैक्टिस करते हो क्या? और करते हुए तो क्या करते हो? कहीं जाके टेस्ट सीरीज लगा लिए। टेस्ट सीरीज लगाना ज्ञान का उपयोग, वो आपका बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। टेस्ट सीरीज लगाने से आपकी प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपका माइंडसेट क्या बना हुआ है कि ये टेस्ट सीरीज है। समझ गए? टेस्ट सीरीज जिस दिन इस भाव से दोगे कि मैं इसी को अपना ओरिजिनल एग्जाम मान के देखता हूं, यार चलो आज मैं इसको 2 घंटे में कितना बना पाता हूं। हो सकता है आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो सीजीपीएससी के पूछने का तरीका ही ना हो सकता है ना, हो सकता है वैसा उसका माइंडसेट सीजीपीएससी का ना हो, व्यापम का ना हो, ठीक है। या तो आप लोग क्या करते हो? पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते चले जाते हो, और कभी भी उसको अप्लाई करके देखते नहीं हो। तो वही अपन करें कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिए, विषय को पढ़ लिए, तो पहले अपने आप से पूछो तो कि मैं कितना पढ़ा। ज़्यादातर लोग की टेंडेंसी बता रहा हूँ, 1857 की क्रांति पढ़ना है, या तो क्लास में सुन लिए, बहुत अच्छे से राम कथा सुनाए सर, राम सीता कौन, बढ़िया, मज़ा आ गया सर, बेहतरीन, वाह, सर का व्यक्तित्व तो एकदम बेहतरीन है, सर के बोलने की शैली, धारा प्रवाह हिंदी, धारा प्रवाह अंग्रेजी, याददाश्त ऐसी। अरे तेरे को क्या मिला? सर के याददाश्त से तू अचार डालेगा?
है, सर की मेमोरी, सर की पर्सनालिटी, उससे हमको क्या मिला? आपने क्लास कर ली, ठीक है, आपको लगा मैं पढ़ लिया। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, बुक पढ़ते हैं, किताब स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ लिया मैं, स्पेक्ट्रम 1857 क्या वो मैं पढ़ लिया हूँ, बताना क्या है? ओ मैं तेरे को थोड़ी बताऊंगा, सबको नहीं बताता मैं, ठीक है। मतलब अपन कभी चेक ही नहीं करते कि अपन कितना पढ़े एक्चुअल में। भाई अगर मैं 1857 की क्रांति आज पढ़ लिया तो मेरा काम क्या है? खत्म हो गया क्या? नहीं, मैं केवल 30% काम किया हूँ। मेरे को आगे 30%, 10%, 3 काम और बचा है मेरा। मेरे को पढ़ने के बाद क्या करना है? शाम को जाके एक बार उसको बंद करना है कॉपी को, और एक बार अपने आप को टेस्ट करना है कि भाई वाकई में कितना पढ़ा मैं, वाकई में उस क्लास का मेरे को कितना फायदा हुआ। तो एक बार आंख बंद करो और सोचो तो 1857 की क्रांति के बारे में क्या क्या याद आ रहा है आपको? आपको मैक्सिमम 50% याद आएगा, उससे ज़्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बाद फिर से पढ़ो, दोबारा पढ़ोगे तो आपको 70% याद आ जाएगा। अब एक बार आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करने के बाद क्या करते हो? लंबे समय तक उसको छोड़ देते हो। छोड़ देते हो तो क्या होता है? वो लंबे समय के बाद आपके दिमाग से निकल जाता है। इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आप किसी चीज़ को अभी पढ़ रहे हो, जैसे आपने हिस्ट्री को आज पढ़ लिया, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसको आप 1 महीने के अंदर रिपीट करो। कितने दिन के अंदर? मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उसको रिपीट करो, ठीक है। रिपीट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी वो एबिलिटी डेवलप होगी जो आपको एग्जाम में चाहिए, क्योंकि आप याद करोगे ना। दोबारा जब पढ़ने बैठोगे तो सीधा सीधा आप ये थोड़ी नहीं करोगे कि आप सीधे उसको बुक को निकाले और फिर से पढ़ने लग गए। नहीं, आप जब दोबारा वही टॉपिक पढ़ोगे तो क्या करोगे? बुक बंद करोगे। बुक बंद कर दिए, कॉन्फिडेंस जनरेट किया अपने अंदर। सबको डर लगता है मुझे कुछ याद नहीं होगा, सब डिस्कशन से डरते हैं, लेकिन हमको वही तो कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर कि अगर आज मैं डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूं तो कल मैं एग्जाम में कैसे फेस करूंगा, परसों मैं मेंस कैसे दूंगा, उसके बाद इंटरव्यू कैसे दूंगा। अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए ना। हम ये बताने तो नहीं आए कि हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम में से कोई नहीं आया है, ठीक है। सभी अपना एक मैच्योरिटी एज पार करके, ग्रेजुएशन वगैरह करके यहाँ पर पहुँचे हो, मतलब सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। और जो भी अच्छे से पीएससी की तैयारी किया है, मेरे जीवन का अनुभव एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं मिला। सफलता छोटी बड़ी हो सकती है, उसके बहुत सारे कारण हैं। कोई योग्य है इसलिए ऊपर है और अयोग्य है इसलिए नीचे, ऐसा नहीं है। उस साल उसका माइंडसेट, उस साल का पेपर, उसकी पढ़ाई, उसकी परिस्थिति, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की वो व्यक्ति सफल नहीं हुआ, ऐसा एक भी एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ चले। तो सीजीपीएससी का सिलेबस है प्रीलिम्स का, इसमें 2 पेपर है। कितने पेपर हो गए? 2 पेपर। पहला क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? क्लियर है? सामान्य अध्ययन में क्या क्या आ गया? संविधान हो गया, इतिहास हो गया, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, भारत का भूगोल, कला संस्कृति, समसामयिक, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, साहित्य, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, जनजातियाँ, प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, समसामयिक घटनाएं, ठीक है ना। ये हो गया। और दूसरा पोर्शन क्या है? ठीक है। अगर 2 साल पहले सेमिनार लेता तो आप लोग का इंटरेस्ट कम हो जाता। बोलते सर ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, बोलते ना सर इसको तो केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन 2 साल से ऐसा बोलती बंद किया है, सी सेट क्या कर दिया है? ताला लगा दिया एकदम, है ना। बोलती बंद कर दिया। मैक्सिमम अच्छे लोग सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो सी सेट भी 100 नंबर का है, हालांकि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना रहता है। 33% और 23% जो भी आपको कैटेगरी वार सूट करेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना रहता है। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए भी आपके पास एक रणनीति होना चाहिए। देखो सी सेट को इसलिए हम क्लासिफाई किए, क्या है? गणित है, दूसरा क्या है? तर्क शक्ति, रीजनिंग, ठीक है। तीसरा क्या है? सैद्धांतिक एप्टीट्यूड। इसमें क्या है? निर्णय, संचार और मनोबल, ठीक है। उसके बाद क्या है? हिंदी। उसके बाद क्या है ना। तो सी सेट की तैयारी हमको करना है। मान लेते हैं सी सेट की तैयारी अपने को करना है, तो सी सेट की तैयारी करने के लिए थोड़ा गणित जान गए, थोड़ा रीजनिंग जान गए, थोड़ा एप्टीट्यूड को विकसित कर लिए। दिन में आधा घंटा हिंदी और छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़ सकते क्या हम लोग? रात के समय पढ़ सकते हैं ना। अगर दिन में आधा घंटा हम रूटीन से हिंदी छत्तीसगढ़ी पढ़ रहे हैं
और ऐसे तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है आप इतने मार्क्स नहीं ला पाओगे? नहीं ला पाओगे? ला सकते हो ना? तो किसी भी चीज को नजरअंदाज करके चलने की जरूरत नहीं है। पीएससी में ये अप्रोच हमेशा नुकसानदायक होती है। हमको एक लेवल तक पहले ले जाना है सी सेट को। मैथ्स के बेसिक तो बनाना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात है, ये सारी चीजें हमको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। नाव है, चाल समय दूरी है, टाइम एंड वर्क है, क्योंकि कभी भाई हो सकता है इससे प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, हो सकता है एक आध बार दो हिंदी छत्तीसगढ़ी दे दे और ज्यादा मैथ्स दे दे, रीजनिंग दे दे। तो मैथ्स में आप बहुत एक्सपर्ट मत बनो, लेकिन बेसिक मैथ्स तो आना चाहिए ना। बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग तो आपको सीखना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन क्या है, तस्वीर की तरफ देखकर इशारा किया, वो उसकी नानी की बेटी की बहन है, अब वो कौन है? तो इसको जब तक 4 बार 5 बार बनाओगे नहीं, जब तक इसको नहीं बनाओ, अचानक से आपको बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, सी सेट की तैयारी करने के दौरान एक चीज जरूर फॉलो करना कि वाकई में अपना एक विकसित करने का प्रयास करना। क्या मैथ्स बनाओ, रीजनिंग बनाओ, बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, उसको आपको समय के अंदर बनाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आपका एप्टीट्यूड भी विकसित होते रहना चाहिए। मतलब अगर कुछ अचानक से पूछ दिया, अगर कुछ नया पूछ दिया, तो आप बनाने में सक्षम हो क्या? कोई पहेली पूछ, क्यों नहीं हो यार? यही तो बात, नहीं तो बोलना ही नहीं, नहीं तो बोलना ही नहीं है किसी भी चीज में। जिस बात में आप आज सक्षम नहीं हो उसमें कल हो सकते हो ना, हो सकते हो ना, ठीक है। तो इसमें हम अपना एप्टीट्यूड डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं अपने को। और एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा? अगर रेगुलर मैथ्स के टच में है, ऑटोमेटिक हमारा दिमाग खुलते जाएगा। कोई भी प्रक्रिया रातों रात होती है क्या? मुर्गी अंडा एक दिन में दे देती है क्या? तुरंत चूजा अंडा मुर्गा बन जाता है क्या? उसको बॉयलर बनने में टाइम लगता है। उसके बाद हम लोग पितृपक्ष के बाद क्या करते हैं उसको, है कि नहीं? तो थोड़ा समय हर चीज में लगेगा। ये तो प्रीलिम्स हो गया। अब प्रीलिम्स में देखने वाली बात क्या है? देखो, एक तो सी सेट का पोर्शन हो गया और एक तो जीएस का हो गया। अगर इतने को ही ले तो गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और लगभग 8 इधर, लगभग 16 से 20 टॉपिक है। 16 टॉपिक है कम से कम 16 टॉपिक हमारे पास है, और उस 16 टॉपिक को हमको तैयार करना है, ठीक है। तो आपको लगता है क्या कि 16 टॉपिक में से इतने सारे 16 विषय हैं, इसके कितने सारे टॉपिक्स हैं, इसको आप एक बार पढ़ के जाओगे और पढ़ने के बाद आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जब तक आप उसको 2 बार 3 बार नहीं रिपीट कर लिए हो, तब तक क्लैरिटी से आपके सामने वो चीज़ आ पाएगी। भाई मैं केवल एक टॉपिक पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में कम चीज़ें हैं ना। मैं केवल एक ही टॉपिक पढ़ूँ जीवन में, मेरे को याद रहेगा। मैं केवल एक ही आदमी से मिलूँ, मेरे 4 ही दोस्त हैं तो मुझे सबके बारे में पता है। लेकिन अगर मेरे 100 दोस्त हैं तो नहीं पता रहेगा। लेकिन अगर 100 दोस्त से मैं बार बार मिल रहा हूँ, 10 बार 20 बार मिल रहा हूँ, एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट से मैं अगर 100 दिन मिला हूँ तो मुझे तो याद रहेगा ना, सबका नाम, एक एक व्यक्ति का नाम याद रहेगा। तो आपको रिपीट करना है, और रिपीटिशन का एक बेसिक फंडा याद रखना, रिवीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉल। दोनों अलग अलग है, बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस है। रिवीजन का मतलब यह है मैं कुछ पढ़ा हूँ 10 दिन पहले और मैं बिना अपने आप को टेस्ट के सीधा खोल दिया बुक और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं सोचा कि मेरे को तो पूरा आता है, वास्तव में मुझे आता है क्या? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिना देखे कितना याद कर पाता हूँ, एक बार टेस्ट करता हूँ। और अपने ऊपर भरोसा रखो, 1 मिनट याद नहीं आएगा, 2 मिनट याद नहीं आएगा, सिर दर्द देगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली जरूर याद आएगा। वही क्षमता प्रीलिम्स में काम आएगी एग्जाम में। अरे यार याद नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, बाकी क्वेश्चन बनाने लगो। 100% आपका दिमाग प्रैक्टिस में है ना, वापस लाने की प्रैक्टिस में है। लेकिन हम लोग अभी क्या प्रैक्टिस करते हैं? हबर पूरा बोरे बासी को खा लिए। आउट गोइंग का प्रैक्टिस है क्या? दूसरा फेज क्या है? लिखित परीक्षा, मेंस, ठीक है। तो मेंस में पहला प्रश्न पत्र क्या है? भाषा। दूसरा क्या है? निबंध, ठीक है। भाषा में कितनी भाषाएं हैं? 3 भाषाएं हैं। निबंध में कितने निबंध हैं? 2 कैटेगरी है और 4 निबंध है। कौन कौन सी 2 कैटेगरी है?
दो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक, हाँ, एक हो गया छत्तीसगढ़ संबंधित मुद्दे और एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे। ठीक है, ये हो गया। तीसरा प्रश्न पत्र क्या है? इसमें इतिहास है, संविधान, लोक प्रशासन है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है। क्लियर है? उसके बाद आपका प्रश्न पत्र 4 क्या है? जल्दी बताओ फटाफट, क्या है? साइंस मैथ्स है, मोटा मोटा बोला जाए तो। ठीक है, साइंस का पोर्शन है और क्या है? मैथ्स का पोर्शन है। ठीक है, बीच वाला मैथ्स का है और ऊपर नीचे वाला साइंस का। ठीक है, ठीक है, वापस तो भेज भाई, भगा वापस ये। हाँ, उसके बाद पेपर 5 क्या है? जल्दी बताओ। भारत का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, भारत की अर्थव्यवस्था है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है ना। उसके बाद आप पेपर 6 बताओ। फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, उसके बाद पेपर 7 बताओ। अंतरराष्ट्रीय वाला है, वो कठिन वाला, अभी पहले एक जन बोलती कि कठिन वाला पोर्शन है वो। तो अंतरराष्ट्रीय कुछ क्या है? कानून है, जो सामाजिक विधान जिनको बोलते हैं, सोशल लॉज। ठीक है, सामाजिक कानून। उसके बाद जो राज्य की योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कुछ राष्ट्रीय शैक्षणिक संगठन है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में और भी कुछ है, वो सब है। ठीक है, ये तो ये हो गया अपना 7 पेपर। ठीक है, अब पिछले 5 साल में किस पेपर में कितना टॉपिक, कौन सा टॉपिक कितना वेटेज का रहा, ये आप लोग को जानना जरूरी है तैयारी करने के पहले। क्लियर है? तो सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करो। यहाँ तो हम खींच दिए, अपने दिमाग में भी खींच लो। ठीक है, आप 100% मान के चलो इसको। ये कितना है? ये पाई चार्ट है। 100% में से सीधा 50% किसका हो गया? किसका हो गया? हो गया 100% में देख रहे हो कितना हो गया? 50% किसका? छत्तीसगढ़ का हो गया। मतलब हमारे टाइम का मिनिमम कितना जाना चाहिए छत्तीसगढ़ में? 50% है ना। 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है। अगर दिन में पढ़ने बैठे हैं तो 4 घंटा है, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी देखो, छत्तीसगढ़ में टॉपिक बांटो तो देखो आर्ट एंड कल्चर कितना बड़ा टॉपिक है। समझ में आ रही बात? आर्ट एंड कल्चर कितना बड़ा टॉपिक है ना। इकोनॉमिक्स सर्वे 5% प्रश्न उससे पूछ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से 3% पूछ रहा है, मतलब पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये सबसे। अब पंचायती राज में माथा फोड़ डालोगे, 3% प्रश्न पूछा है। वो भी एक समय बहुत पूछता था, क्योंकि उस समय चुनाव वगैरह आने वाले थे। अभी आने वाला हो सकता है, फिर से पूछ ले, कुछ अमेंडमेंट्स भी हुआ था। ठीक है, लेकिन वेटेज को देख रहे हैं कि 3% के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ते, पंचायती राज अकेले पढ़ लेते हैं। ये 3% में केवल पंचायती राज नहीं है, पंचायती राज, नगरीय निकाय, बाकी प्रशासन, सचिव की फाइल कहाँ से कहाँ जाती है, कौन निर्णय लेता है, ठीक है, कौन सा आयोग है, ये सारा चीज। उसके बाद छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी कितना है? 10% है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री कितना है? तो जब तैयारी करने बैठोगे, जब तैयारी करने जाओगे, अगले 4 महीने में पूछ रहे थे ना, वो प्रश्न का जवाब यही है। अगर अगले 4 महीने में, इसको खींच लो, फोटो खींचना है, 4 महीने में तैयारी कर रहे हो तो आपको वेटेज देख के सब्जेक्ट को टाइम देना है। समझ में आ रही बात? वेटेज को देखते हुए टाइम देना है। अब हो गया, इसका पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। इंडिया के जीएस पे देखो, इधर आओ वापस सब कोई। धैर्य बचा है ना? एक आध शेरो शायरी शुरू करो। है रख के लेके आया हूँ, इमरजेंसी के लिए गोली लेके चलता हूँ भाई। मैं बोला ये लोग कहीं बाढ़ से घायल हो जाएंगे तो एक आध दो शायरी वायरी शुरू करता हूँ। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। अब नन्ही चीटी शुरू कर दूंगा, एक ही था। तो हुआ देखो, अब इंडियन जीएस में आते हैं। 10% वेटेज किसका है? मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हो? 100 में 10 प्रश्न किसका आ गया? 7-7.5 प्रश्न किसका? ज्योग्राफी का। 11 प्रश्न किसका?
3 प्रश्न किसका? 2.8 क्लियर? 6.4 6.5 प्रश्न किसका? और करंट से कितना? अब देखो 12% यहां और 8%, 20% किसका हो गया? 20% हो गया ना? 20%, ठीक है। तो देखो 20% ये हो गया। अगर इसी को छत्तीसगढ़ के अंदर मान लो 50% ये हो गया। ध्यान से सुनो, ध्यान समझो, 50% वेटेज इसका हो गया और 12% वेटेज इसका हो गया। अकेले 60% तो छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर्स मिला के बना लिया। लेकिन वो 60% में हमारा सिलेक्शन होगा क्या? फिर से प्रश्न है, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 60% में से हम केवल 30% बना पाएंगे। कितना? कितना? और मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरा 7 बार प्रीलिम्स देने का एक्सपीरियंस है। 2014 में मेरा नहीं निकला था प्रीलिम्स, उसके बाद निकला है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे मैक्सिमम 30% या 40% प्रश्न बना है आज तक एग्जाम में। कितना? 40। मैक्सिमम लोग कितना? 40% से ज्यादा प्रश्न किसी से नहीं बनता। वो भी तब जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तब। 40% के बाद जो 20 से 30% प्रश्न रहता है ना, वो डबल माइंड वाला रहता है, समझे? 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन वाला 20 से 30, आप कितना पहुंच गए? आप 60 से 65। और आपके 25-30 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कभी तो सुना हूं लेकिन मेरे को 2 से ज्यादा ऑप्शन में डाउट हो रहा है। और 10-15 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, अब आप बताओ, अगर ये सारा चीज आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अभी बिल्कुल समय है। कोई ये पूछना चाहता है अगर कि पढ़ सकते हैं क्या? 100% पढ़ सकते हो। बस टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हिस्ट्री लेके बैठे हो, पाषाण काल से 1947 तक पूरा का पूरा पढ़ डालूंगा और सभी स्टैंडर्ड बुक से, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सही तरीके से सही मटेरियल फॉलो करके 100% आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हो, ज्योग्राफी को कवर कर सकते हो, सही मटेरियल फॉलो करते हुए सही अप्रोच के साथ। और समय देना पड़ेगा। आपके दिन का मैक्सिमम समय कहाँ जाना चाहिए? पढ़ाई में, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। अक्टूबर आ गया, ठीक है, अब आपको देना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जब आप सारा कुछ पढ़ लेते हो, 40% आपका प्रश्न बन गया, आप बहुत अच्छे जोन में हो, बहुत सेफ जोन में हो। लेकिन आप गलती क्या करते हो? 40% बनाए और निकल गए। यार कठिन है पेपर, रिस्क लूंगी तो फेल हो जाऊंगी। तो रिस्क तो पीएससी भी है, तो रिस्क नहीं लेते तो डिप्टी कलेक्टर बन जाते क्या? पीएससी रिस्क नहीं है क्या? तो पीएससी में आ गए हो ना, तो एक शब्द से डरना छोड़ दो। वो क्या है? कौन सा शब्द है? तो रिस्क से डरना बंद कर दो। रिस्क से डरना नहीं है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी जीवन में कोई व्यापम का एग्जाम, क्या पीएससी, कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। अरे हनुमान सिंह की जगह लिख, तुम लोग को क्या बताओ, रिस्क की पूरी कहानी है। अच्छा, वीर नारायण की जगह हनुमान सिंह लिख दिया, सिलेबस से ज्यादा तो याद हो गया। ठीक है, ये गलत है, नहीं मिलना चाहिए था नंबर। लेकिन आप देखोगे मेंस में भी कई बार क्या होता है, बताऊं? एग्जांपल बताता हूं। ऐसे लोग मैं देखा हूं जिनसे पूछा कि राउत नाचा क्या है। ठीक है, प्रश्न क्या है? अब वो क्या लिख के आए, आंसर को सुनना। राउत नाचा छत्तीसगढ़ की नृत्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति के समृद्ध करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। 4 नंबर का प्रश्न था, एग्जामिनर उसको 1 नंबर दे दिया। उसने कुछ भी लिखा क्या? अरे लिखा है राउत और नाचा, लिखा है ना। छत्तीसगढ़ में होता है वो तो पता ही होगा, तो उतना ही। और छत्तीसगढ़ में नहीं पता तो भी सिलेबस देख लो कौन से टॉपिक में पूछा है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, उसी को लिख दिया, वो 1 नंबर मिल गया। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गलत लिख के आओ। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आपके प्रीलिम्स में भी आएगी और मेंस में भी आएगी। जब आपको लगेगा मेरे से प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है, तो आपको थोड़ा दिमाग में जोर देना है। क्या मैं ऑप्शन से बना सकती हूँ क्या? एक बार ऑप्शन खोल के देखती हूँ, 4 ऑप्शन में एक आध पकड़ में आ गया, उससे बन जाता है। ऑप्शन से नहीं बना मान लो, तो भी याद करो, दिमाग में कुछ चीजें रहती है मेमोरी में, और नहीं बन रहा है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मारो। जय राम जी की बोलो।
आंख बंद करो, जिस ऑप्शन में लग रहा है उसको लगा के आओ। अच्छा मेरे को ये बात बताओ, अगर बाइक में स्टंट करने वाले व्यक्ति को पहले दिन बाइक देंगे और बोलेंगे स्टंट कर ले, तो कर लेगा क्या? उसका हाल गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का हो जाएगा, सीधे पटरा लगा और है ना, पार हो गया वहां से। तो भाई स्टंट करने वाला क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, पहले घर में खुद गाली खाता है कि गाड़ी तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर बाद में बताते हैं पिताजी गर्व से, हमारा बेटा तो स्टंट मैन है, बहुत फेमस है यूट्यूब में। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़, मतलब कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ आपके साथ तुरंत डेवलप नहीं हो जाएगी। आप ये सोचोगे ना कि आज ही मैं जाऊँ और कल प्रीलिम्स का पेपर दे दूँ, सारा तुक्का मार दूँ, मेरा प्रश्न सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर, इसके लिए क्या करना है? यही बात है क्षमता निर्माण की। आपको अपने ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता निर्माण करना है। कैसे करोगे? वीकली आपको टेस्ट देना है। हम लोग यहाँ मेंस के बच्चों का वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश करो, प्रीलिम्स की तैयारी हो, मेंस की तैयारी हो, वीकली टेस्ट दो। और टेस्ट के साथ एक काम और कर सकते हो, बहुत ही शानदार, आपका एक तीर से कई शिकार हो जाएगा। आपके पिछले 10 साल का पीएससी तो हुआ ही होगा, और भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन 12 से माने तो कितना साल हो गया? ठीक है, एक हफ्ते में अगर आप एक पेपर भी बनाते हो, पीएससी का एक पेपर, संडे के दिन मान लो आप एक पेपर पीएससी का बनाते हो और शाम को उसका सॉल्यूशन देख लेते हो, तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी होगी, पीएससी का जो पैटर्न वो भी आपके दिमाग में बैठते जाएगा, और आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा किस विषय में क्या पढ़ना है। जैसे ही आपने 2-3 हफ्ते 3 पेपर बनाए, आपको हिस्ट्री देखते ही समझ में आएगा ये इससे प्रश्न नहीं पूछता, इसको नहीं पढ़ के मैं अगले टॉपिक को पढ़ लेती हूँ। तो ये हमको करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ये तो टेबल वाइज एनालिसिस है इसी का, कि जैसे किसी सब्जेक्ट से कैसा प्रश्न का ट्रेंड है, तो मोर और लेस सेम रहता है। छत्तीसगढ़ में लगभग लगभग क्या है? सिमिलर है। ये नंबर है ना, ये मार्क्स है, प्रश्न नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो ये हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री में हाँ यस, हिस्ट्री अकेले नहीं है, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर और फिलॉसफी जुड़ा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या है? हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। कॉन्स्टिट्यूशन अकेले है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना आ रहा है? लगभग देखो 10 से ऊपर आ रहा है, देख रहे हो ना? कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे, योजना, तीनों मिला के कितना आ रहा है? कम आ रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो इंडिया के इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सिर पटकने की जरूरत है क्या? पढ़ना है, लेकिन कम। ज्यादा प्रश्न उसमें भी करंट से और योजना से पूछता है ना? ज्यादा किसका इकोनॉमी को ध्यान देना है? छत्तीसगढ़, उसको देखेंगे अपन लोग। छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे जो है, ये वाला छत्तीसगढ़ है क्या? ये देखो, इसमें इकोनॉमिक सर्वे से देखो, तो देखो यहाँ कितना प्रश्न आ रहा है? 11 हो गया, 8 हो गया। मतलब छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक सर्वे को ज्यादा पढ़ना है, और इंडिया का तो छूना भी नहीं इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को समझ लेना है, करंट को थोड़ा देख लेना है बढ़िया से। ज्यादा फोकस किस में करना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे में। पहले भी पूछता था, बीच में कुछ कम हुआ था, फिर से पूछने लगा ज्यादा। ठीक है, उसके बाद साइंस है, तो साइंस से भी देखो लगभग 5-6 एवरेज में पूछ ही लेता है। साइंस में क्या क्या चीज जुड़ी हुई है? साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट भी जुड़ा हुआ है। ज्यादा प्रश्न किससे पूछता है? किससे पूछता है? किससे पूछता है? इन्वायरमेंट से, है ना? इन्वायरमेंट से। और साइंस का बेसिक, बहुत बेसिक, आप प्रश्न बना के नहीं आओगे, लेकिन अगर आप बायो थोड़ा भी पढ़ लिए ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा भी पढ़ लिए, तो उस साल के पेपर में आपको अखरेगा, अरे यार मैं इतना सरल प्रश्न नहीं बना के आता था। बहुत ही इजी प्रश्न आता है, एकदम सतही, बेसिक। एक आध साल अपवाद हो सकता है, ठीक है, कई मामलों में। और फिर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स देखो कितना आ रहा है, लगभग प्रश्न पूछ रहा है ना? यहाँ छत्तीसगढ़ करंट देखो, इससे भी फ्लक्चुएटिंग पैटर्न है, लेकिन लगभग 10 प्रश्न बता सकते हैं क्या अपन? लगभग 10 प्रश्न आ रहे हैं, है ना? अब देखो, इसकी तैयारी करने के लिए हमारे पास क्या है? ठीक है, तो हम लोग जो प्लान किए हैं शिक्षा इंस्टीट्यूट में, ये मेंस प्लानर है। ये एक टॉपिक है भारत का इतिहास। कौन सा पेपर का हिस्सा है? तीसरे पेपर का है ना भाई, थर्ड पेपर का भारत का इतिहास। ठीक है, अब आपके पास एक बुकलेट है। देखो एक चीज मैं बता दूं,
बहुत ध्यान से सुनना, ज्ञान बहुत है, ठीक है, ज्ञान बहुत है, लेकिन आपको सबको लेना नहीं है ना, आप ले सकते हो। ले सकते हो क्या? आप YouTube खोलोगे ना तो आप एक वीडियो तो पढ़ाई का देखोगे, उसके बाद लल्लन टॉप, फिर कपिल शर्मा, उसके बाद कॉमेडी सर्कस, फिर क्रिकेट मैच इंडिया का, फिर सो जाओ। ऐसा होता है ना, डाइवर्जन हो जाता है। तो आपके पास क्रिस्प मटेरियल होना चाहिए, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक चीज है। जैसे बुकलेट है आपके पास, मेरी आवाज आ रही है? अब ये बुकलेट है तो बुकलेट में क्या है, पूरा सिलेबस दे दिया, पहला टॉपिक वाइज, ठीक है, सिलेबस आपके इसी बुकलेट में दिया हुआ है। सिलेबस के बाद क्या हुआ, यहाँ सिलेबस खत्म हुआ, तुरंत 2022 से अपडेट हो चुका है। अभी तो 2022 से लेकर के पिछले 5, 7, 8 साल का 2012 तक का क्वेश्चन पेपर है इसमें। मतलब आप जब पहला टॉपिक पढ़ते हो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जब पढ़ते हो तो उसी समय आपको वहीं पर अनसॉल्व खोजने नहीं जाना है, उसी बुकलेट को पलटो और प्रागैतिहासिक काल से कुछ प्रश्न है क्या, जल्दी जल्दी देख लो, उसको टिक कर लो, टिक करके एक बार पढ़ बस लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपका टॉपिक है आजाद हिंद फौज, तो एक बार सारे क्वेश्चन पेपर को पलट पलट के देख लो। अब आप आजाद हिंद फौज पढ़ लिए, ठीक है, या आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद एक बार जैसे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है, आप खुद से पढ़ लिए, बुक से पढ़ लिए, तो आप पहला रिवीजन उसको मान लो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ के निकलने वाला आदत छोड़ दो। सटासट पढ़ लिए, उसका फेंक दिए बुक को, विवेकानंद जी का फोटो पीछे है और वो एकमात्र पीछे, आप लोग विवेकानंद नहीं हो, कुछ हो सकते हो लेकिन 99% तो नहीं होंगे ना, सही बोल रहा हूँ क्या? कि ज्यादातर लोग विवेकानंद हो नहीं है ना, बन सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन अभी तक हम लोग क्या है, पूरा टाइम को लल्लन टॉप और क्रिकेट मैच में इधर उधर किए थोड़ा, है ना, तो उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो मान लो प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिए, पहली बार आपका हुआ, पहली बार आप टिक करो बुकलेट में, ठीक, ध्यान से समझो, बुकलेट में आप टिक कर लिए, ठीक है, आपका ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन एक बार कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद दोबारा जब आप हिस्ट्री के बारे में सोचोगे तो हिस्ट्री में आप जैसे आपको लगेगा कि यार मैं हिस्ट्री पढ़ा नहीं हूँ या पढ़ी नहीं हूँ, तो आप इस बुकलेट को निकालो, आपको ये पूरा टिक मिलेगा। मनोविज्ञान का खेल है, बहुत सारी चीजें हमको याद आएगा कि नहीं आएगा, इसमें केवल इतना फर्क है कि हम क्या सोच के शुरू कर रहे हैं। अगर कोई मेरे को ये बोल दिया कि मैं गंदा दिखता हूँ तो मैं दिन भर हंसेगा नहीं, ठीक है, ऐसा होता है ना। कोई बोल दिया आज तू अच्छा नहीं दिख रहा है या तेरा शर्ट खराब है, मैं सोच रहा था कि मेरी शर्ट खराब है, मैं आया, अनिल भैया मेरे को बोले यार शर्ट बहुत शानदार लग रही है, मैं अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, अब अच्छी है खराब है आप लोग आकलन कर लो, मुझे क्या, मेरे मन में तो आ गया कि मेरी शर्ट अच्छी है और मैं कॉन्फिडेंस साथ आप लोग सामने खड़े हो गया, मेरा काम बन गया ना। तो ये कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। आप इसको पढ़े, लेकिन आपको ये तीनों पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। आप जो टॉपिक को भी कन्वीनियंट समझो, उठाओ और दोबारा फिर रिकॉल करके रिवीजन मार लो ना, उसको टिक कर लो भाई। स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, एकदम से हिस्ट्री तो खत्म नहीं हो जाएगा रातों रात, एकदम से ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ डालोगे, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से अगर प्लानिंग करोगे तो प्लान्ड वे में आपकी तैयारी क्या है, आगे बढ़ते रहिए, आपको पता रहेगा क्या हो चुका है और क्या आपको करना बाकी है। उसके बाद वीकली टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज देखिए, उसको एवेल्युएट कराओ। एवेल्युएट कराने के लिए 11 बजे से 12 बजे 1 बजे तक लगभग हम लोग अवेलेबल रहते हैं। आप आके हमको दिखा दो, इवेल्युएट कराओ, उसमें पूछो क्या क्या कमियां हैं। प्रीलिम्स वाले भी पूछ सकते हो, बहुत सारे प्रीलिम्स के हो ना यहाँ पर, प्रीलिम्स वाले भी कुछ चीज़ लगती है तो उस समय अब संडे रेगुलर बैठेंगे, पूछ लेना, कोई डाउट लगे कुछ हो तो उसको पूछ लो। लेकिन हर वीक आपको अपना टेस्ट जरूर करना है, और वो टेस्ट या तो एक टेस्ट पेपर हो या तो एक प्रीवियस ईयर का पेपर हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग अभी क्या प्लान किए हैं, यहां से लेकर के अगले 7 महीना, कितने महीना, ठीक है। हमारे पास कब तक का समय है, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर से अगला स्टेप क्या होगा, फरवरी होगा। क्यों अगला स्टेप फरवरी होगा, प्रीलिम्स होगा इसमें। तो ये प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद फरवरी के बाद अगला स्टेप कहां तक चलेगा, मई तक। मई में आपका मेंस हो जाएगा, मई होगा या
पहुंच जाएगा तो कहां तक जाएगा? जून तक चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जून तक लैंग्वेज चल रहा है। ठीक है, अगला पोर्शन है साइंस और आर्ट एंड कल्चर। तो अनिल सर आप लोग के बीच में है, एनआईटी से पास आउट हैं, ठीक है, और डीएसपी के पद में है। अभी कुछ दिन अगर रहेंगे तो हम साइंस को इनके साथ शुरू करवा देंगे। साइंस और आर्ट एंड कल्चर किसका? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अगला है कॉन्स्टिट्यूशन प्लस ज्योग्राफी, अगला है इंडियन ज्योग्राफी प्लस छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, उसके बाद अगला है इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स। ठीक है, मैथ से डर लगता है इसलिए हाफ सिलेबस इसलिए लिखा गया है, केवल प्रीलिम्स में जो जरूरी है, ठीक है, उसको। और पंचायती राज, नगरीय निकाय और इकोनॉमिक सर्वे लास्ट में, क्योंकि ये करंट में पढ़ने की चीजें, फटाफट पढ़ो और फटाफट भूल जाओ, इस टाइप की चीजें। तो ये हमारे प्री कम मेंस बैच का प्लान है। ठीक है, ये प्री कम मेंस बैच है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेटेड। तो केवल बोलने से नहीं होगा कि तैयारी एक साथ करो। ठीक है भाई, आपको हम बोल दिए कि तैयारी एक साथ करो, एक साथ आप प्री और मेंस दोनों का अप्रोच डेवलप करो, लेकिन केवल बोलने से होगा क्या? अपन आपको कराएंगे और हैंड होल्डिंग अप्रोच से कराएंगे, प्री कम मेंस अप्रोच में कराएंगे, लेकिन होगा क्या? फरवरी में हमारे पास एक बैरियर है ना, तो फरवरी का बैरियर कैसे क्रॉस होगा? ये सारे वो विषय हैं जो मेंस और प्री में कॉमन है। क्लियर है? ये सारे विषय हिस्ट्री मेंस में है क्या? प्रीलिम्स में है, प्रश्न पूछता है, लैंग्वेज सीसेट में है, जीएस में है मेंस में, ठीक है, साइंस भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है। तो ये सारे विषय वो हैं जो हमको प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जनवरी लास्ट तक या जनवरी 20-25 तारीख तक मोटा मोटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बचता है आपका। ये होने के बाद मेंस में क्या बचता है? फिलॉसफी, ऐसे, पेपर 7, सोशियोलॉजी, मैथ्स, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हम ऑलरेडी करा रहे हैं, डेली क्लास में मैथ लैंग्वेज का रिवीजन चलता है। ठीक है, ऐसे कोई व्यक्ति एक महीने में सीख सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ऐसे को आपको रोज करना पड़ेगा। रोज कोई टॉपिक हो जिसमें 5 से 10 मिनट क्लास में क्या हो? डिस्कशन हो। ठीक है, जब आपका फरवरी के बाद समय बचेगा, फरवरी 15 या 20 से शुरू हो गया, 15-20 से शुरू करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 2.5 महीना रहेगा, क्योंकि आपको 15 दिन तैयारी करने के लिए भी लगेगा। ठीक है, उस 2.5 महीने में हमारे पास क्या क्या करने का समय है? तो हम पहले बैच में शुरू करेंगे फिलॉसफी पेपर 7, और ऐसे के लिए केवल आधा घंटा। मैं ऐसे आपको बोल बोल के लिखवा दूं, इससे कभी आप ऐसे लिख पाओगे क्या? कभी नहीं लिख पाओगे, और ऐसे में नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे को ऐसे में लगभग हमेशा ठीक नंबर मिलता है। उसका कारण क्या है? थोड़ा सा मात्रा की गलती को पकड़ना है, और ऐसे का केवल 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, पहले वाला और अंतिम वाला। ठीक है, पहले वाला और अंतिम वाला। पहले वाले को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? पहला पार्ट क्या होता है? प्रस्तावना। ये बताओ, ऐसे कितने शब्द का लिखना है? कितने शब्द का लिखना है? प्रस्तावना लिखे, इधर लिखे कुछ कुछ पॉइंट्स, लास्ट में क्या लिखोगे? निष्कर्ष लिखोगे। तो होता क्या है समझो, चेक करने वाले की साइकोलॉजी समझो। अगर आप बढ़िया प्रस्तावना लिख दिए, समझो बात को, बढ़िया प्रस्तावना लिख दिए, और उसके बाद अगर अगला पॉइंट क्या है? कारण है, किसी भी मुद्दे पर कारण है। आपने 4 कारण लिख दिया और बढ़िया सुंदर अक्षर में उसको डब्बा में बंद कर दिया या हाईलाइट कर दिया, तो उसके लिए कितने सुविधा है? वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बजाय क्या करेगा? उठाएगा पॉइंट्स को, फटाफट पॉइंट देखा, चला गया अगले पॉइंट में, कारण खत्म हो गया, उसके बाद आ गया अगले में, परिणाम में आ गया, फिर अगले में आ गया शासन ने क्या प्रयास किया, फिर अगले में आ गया क्या कमियां हैं, और अगले में आ गया आगे हमको करना क्या है, फिर निष्कर्ष। अगर सारे जगह पॉइंटर लिखा है, केवल प्रस्तावना से आपका आधा इंप्रेशन बन गया। ये लिखोगे तो आपका प्रस्तुतिकरण भी अच्छा दिखेगा और पॉइंट्स पढ़ने में सुविधा हुई उसको। डेफिनेटली साइकोलॉजी मैटर करती है। अगर पढ़ने वाला पढ़ के खुश है तो कम से कम 5 से 10 नंबर आपको ज़्यादा देगा। अब आपको हर ऐसे में 5 नंबर भी ज़्यादा मिला न्यूनतम,
तो कितना ऐसे है? कितना ऐसे? 4 ऐसे हैं। 4 ऐसे में कितना ज़्यादा मिल गया? तो जहाँ पर आपको 100 मिलता था वहाँ कितना मिल गया? बाकी 20 नंबर अपन इंप्रूव कर सकते हैं। 130 ऐसे में अचीवेबल है। ठीक है, कितना? 130 अपन लाएंगे, बिल्कुल अचीवेबल है, 100%। ठीक है, मैं लाया हूँ लगातार 3 बार, इसलिए बोल रहा हूँ। 130 लैंग्वेज में भी क्या है? लैंग्वेज में भी क्या है? अचीवेबल है। 130 लैंग्वेज में भी लाया जा सकता है, इवन 140 भी लाया जा सकता है। अगर सोचो ना, लैंग्वेज के पेपर जब हम लोग देते हैं, पर्यायवाची पढ़ते हैं लास्ट के 15 दिन में, क्या पर्यायवाची 15 दिन में पढ़ा जा सकता है? अगर अभी से रेगुलर आप लोग पढ़ोगे 1-1 घंटा, आधा घंटा, प्लानिंग रहना चाहिए दिमाग में। मेहनत सब कर रहे हो, किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत नहीं करते, लेकिन आपकी मेहनत का डायरेक्शन क्या है? क्या आपकी मेहनत आपको फल दे रही है? वो अच्छी बात है कि मेहनत करो और फल की चिंता, अच्छा लगता है। लेकिन अपन मेहनत फल की चिंता छोड़ देते हैं, चलो नहीं करते, लेकिन मेहनत दिशा में तो कर सकते हैं ना। दरवाजा खोलना है और दीवार पीट रहे हो, खुल जाएगा क्या? आप पूरी ताकत से दरवाजा दीवार पीटो तो दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा ना। आपको क्या खोलना पड़ेगा? दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये बात है। अब जैसे ऐसे की बात है, तो एक लास्ट चीज देखो, ऐसे से डरने की बात नहीं है। ऐसे को क्या करना रहता है? कितने शब्द हैं ऐसे में? कितने शब्द हैं बताओ? 750 हैं। 750 शब्द हैं। आपको बिल्कुल इमला तो लिखना ही नहीं। आपसे पूछ दिया कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी को बताओ, ठीक है, भारत की परमाणु नीति को बताओ। अब आप सोचिए यार मैं क्या लिखूंगा, 750 शब्द होता है, कैसे लिख पाऊंगा? तो आपको कुछ नहीं करना, पहले क्लासिफाई करो ना। सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना के बाद अंदर चले जाओ, ये बता दो कि क्या है ना, कि न्यूक्लियर पॉलिसी है क्या, उसका परिभाषा लिख दो। उसके बाद आगे बता दो कि हमारा कारण क्या है भैया, हम क्यों परमाणु हथियार बना के रखे हैं? क्योंकि हमारे सामने चीन और पाकिस्तान है। आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर होता तो क्या रूस उसके ऊपर अटैक कर देता? नहीं कर पाता ना। नॉर्थ कोरिया के ऊपर अमेरिका कर ले रहा है क्या? वो है क्या उस मोटे के पास न्यूक्लियर के सिवा? जैसे अमेरिका उसको आंख दिखाता है, क्या करता है? मिसाइल का उधर कर देता है। ठीक है, तो कारण बता दिए। कारण के बाद क्या बता दिए? परिणाम बता सकते हो। परिणाम बता सकते हो। इसी को 2 भाग में बांट दो, पॉजिटिव और नेगेटिव में बांट दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बता सकते हो? इसको रोकने के प्रयास, क्योंकि ये परमाणु है, अच्छी बात है क्या? नहीं है। सकारात्मक साथ नकारात्मक भी बता रहे हो, तो इसको बना लो कि रोकने के प्रयास क्या क्या किए गए हैं, इसमें पूरा बता दो। क्योंकि ये भारत की योजनाएं भी आ जाएंगी और अंतरराष्ट्रीय संधियां भी आ जाएंगी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, ये सब है ना, वो सारा चीजों को इसमें लिख दिए। उसका लास्ट में निष्कर्ष लिख दिए। अब आप लोग सब बताओ कितने पॉइंट हुए, गिनोगे मेरे साथ? पहला हुआ, दूसरा हुआ, 6 पॉइंट है। कम से कम 70 से 100 शब्द में लिखोगे प्रस्तावना। 100 शब्द में लिखोगे, 100 यहां अलग कर दिए। कम से कम 50 शब्द में लिखोगे इसको। कितना शब्द हो गया? 750 में से 150 खत्म। कितना बचा? अरे लोगों को गिनती नहीं आती क्या? 450 बचा। कितना बचा? कितना बचा? मैं गलत बोल रहा हूं? अरे भैया 750 में 150 गया, कितना बचा? ऐसी बात करते हैं। कौन पढ़ाता है मैथ्स? ठाकुर सर? हाँ, ठाकुर सर से मैथ्स पढ़े हो गया, तभी तो सही सही जोड़ रहे हो। गलत है लेकिन, क्योंकि 750 शब्द भैया रहता है क्या लिखने के लायक? मैक्सिमम 600, बहुत बहुत 650, उससे ज्यादा लिख ही नहीं पाओगे, कितना भी छोटा लिखो। बात समझ में आ रही क्या? जो डर है उसको मैं तोड़ रहा हूं। 600 शब्द भी लिख लिए तो बहुत है यार। मतलब आपके पास टोटल 750 बोल रहा है, लेकिन लिखने के लिए कितने हैं? 600 शब्द ही रहते हैं। बहुत हुआ तो 650, मतलब आपका 150 शब्द खत्म होने के बाद आपके पास कितने शब्द बचे? बहुत हुआ तो 450। अब 450 को 1 2 3, इसको 2 मान लो, ठीक है? 1 2 3 4 5, ये 450 को 5 में बांटना है। कितना शब्द आ गया एवरेज में? 100। बहुत हुआ तो 100,
तो 100 शब्द लिखना मुश्किल है क्या? थोड़ा रेशियो कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 30-40 शब्द में। कारण में कई पॉइंट आ जाएंगे। अगर मान लो 6 पॉइंट आ गए, एक एक पॉइंट में 20-20 लिख सकते हो। कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। परिणाम में वैसे लिख सकते हो, पॉजिटिव में 4, नेगेटिव में 4, 20-20 लिख लिए 160, है ना। उसके बाद रोकने के उपाय, उसमें लिख लिए 3-4 पॉइंट, उसमें हो गया 70-80 शब्द। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि ऐसे में मुझे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, मैं कहाँ से मटेरियल लाऊंगा। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे एक फ्लो चार्ट मेरे दिमाग में तैरते रहे, और फ्लो चार्ट भी नहीं रटना है। बहुत सारे लोग ऐसे को रटवा रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। ऐसे रट के करोगे क्या? जब वो एरिया जिसमें आपको हिस्ट्री घुसाना था, छत्तीसगढ़ घुसाना था, उसमें आप ऐसे को डाल के रखे हो, रट के रखे हो ऐसे, फिर कोई नया टॉपिक पूछ देगा तो ऐसे लिख पाओगे क्या? तो ऐसे नहीं रटना है, बल्कि क्या करना है? कैपेसिटी डेवलप करना है। क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। अभी से बता रहा हूँ, मेंस की और प्री की दोनों की तैयारी स्टार्ट करते हो अगर कॉन्फिडेंस है अपने अंदर। अरे मान लो इस बार प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो क्या करोगे? फिर से करोगे? निकल गया तो क्या करोगे? मेंस करोगे। अगर मेंस भी साथ में कर लोगे तो कुछ घट जाएगा, बुरा हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन लो ही ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तैयारी की अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। अगर आप आज से ये फ्लो चार्ट बनाते चलते हो, जैसे G20 है ना, अब आपको नहीं लगता कि G20 का ऐसे आ सकता है? अरे एक दिन संडे को बोर होते रहते हो, संडे के दिन आप एक फ्लो चार्ट बनाओ G20 का, क्या क्या पॉइंट उसमें लेके मैं लिख सकती हूँ। पहला कॉमन क्या रहेगा? प्रस्तावना और निष्कर्ष। बीच में बना लो क्या है G20, उसका इतिहास क्या है, क्यों भारत में ऑर्गेनाइज हुआ, क्या क्या उसकी उपलब्धियां हैं, क्या क्या भविष्य के लिए चुनौतियां हैं, और निष्कर्ष बना लो। इतना कर लो ना, उसको सोच लो, बस लिखो मत। लिखने में कभी कभी क्या होता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो आप सरलता से करो उस काम को भी। राइटिंग प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा मत भी कर रहे हो तो सोच तो लो उसको, यार कारण क्या सोचता हूँ, चल। सोचने के बाद 4 पॉइंट आया, 4 पॉइंट को कॉपी में लिख डालो। हुआ? क्या हुआ? समझ में आया? ओवरफ्लो हो गया? समझ में आया? ठीक है। तो ये अप्रोच हमको रखना है तैयारी की।